अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वी लर्न टुगेदर। आज हम जमात नहूम का सबक नंबर 1 इल्म हिसाब के बुनियादी तसव्वुरात। इस सबक में के अगला टॉपिक यानी हमारी आखिरी दो मश्क जो हैं वो हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम बुनियादी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो वीडियो में हम सबसे पहले आज जो देखने वाले हैं वो मुतमासिल खिताब या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। मुतमासिल खिताब किसे कहते हैं वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक खिताब खींच लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम ए बी, और एक खिता खींच लेते हैं जिसे नाम दे देते हैं पी, और एक खिता खींच लेते हैं जिसे नाम देते हैं सी टी। अब यहाँ पे आपके सामने तीन खतूत नजर आ रहे हैं, पहला ए बी है, दूसरा पी है और तीसरा सी डी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी का मवाजना करते हुए चलते हैं। किसके साथ? तो पहले हम मवाजना करेंगे उसका पी के साथ। ए बी और पी के अंदर हमें क्या नजर आ रहा, तो यहाँ पर ये नजर आया हमको, ये सामने ये दिखाई दे रहा है कि जो पी है ये छोटा है। किससे छोटा है? तो वो ए बी से छोटा है। पी खिता किससे छोटा है? ए बी से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है, यानी मुतमासिल नहीं है। जो खतूत मसावी होते हैं वही मुतमासिल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या करते हैं, ए बी का मवाजना फिर हम क्या करते हैं, सी डी के साथ करते हैं। अब ए बी का मवाजना सी डी से करने पर हमें क्या नजर आ रहा, ए बी की लंबाई जितनी थी उतनी ही लंबाई हमें सी डी की नजर आ रही है। ए बी की लंबाई जितनी थी उतनी ही लंबाई किसकी नजर आ रही है? सी डी की नजर आ रही है। यानी यहाँ पर इस बिना पर मुतमासिल खता खत की तारीफ क्या हो गई हमारे पास, तो अगर दिए हुए दो खतात की लंबाइयाँ मसावी हो, तो यानी दो खतात हैं जिनकी लंबाइयाँ एक दूसरे के मसावी अगर होती हैं तो वो दोनों खतात एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी मसावी है, यानी ए बी की लंबाई, हमारे पास जो ए बी दिया हुआ था ये ए बी की लंबाई अगर मसावी है सी डी के तो खिता ए बी मुतमासिल है। खिता ए बी किसके? ए बी मुतमासिल है खिता सी डी के। यहाँ पे इसे हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी देखिए यहाँ पे मुतमासिल की अलामत, यहाँ पर यह अलामत मुतमासिल की अलामत है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला खिताब की मुतमासिल, जिस तरह से हमने मुतमासिल खिताब देखे तो मुतमासिल खिताब की खुसूसियतें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम खिताब की मुतमासिलत की खुसूसियत, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ये समझना हमको काफ़ी ज़रूरी है। तो अब सबसे पहली जो खुसूसियत हम यहाँ पे अक्सी खुसूसियत देख लेते हैं। तो हमने ए बी एक खिता ले लिया। अब अक्सी खुसूसियत क्या है, तो हर खिता कद खुद के मुतमासिल होता है, यानी ए बी ये खुद के मसावी है ना। तो यही खुसूसियत को क्या कहा जाता है? अक्सी खुसूसियत। जो चीज़ खुद के, हर चीज़ अपने मसावी होती है वो खुसूसियत कहलाती है अक्सी खुसूसियत। तो यहाँ पर ए बी ये खुद अपने मसावी है, यानी खिता ए बी मुतमासिल होगा खिता ए बी के, हर खिता कद खुद अपने मुतमासिल होता है, उसी खुसूसियत को अक्सी खुसूसियत कहते हैं। दूसरी खुसूसियत देखते हैं, तशाकुली खुसूसियत। अब तशाकुली खुसूसियत में क्या होता है, तो तशाकुली खुसूसियत के अंदर अगर ए बी एक खिता खींचा गया, उसी तरह से सी डी दूसरा खिता खींचा गया, ए बी ये किसके मुतमासिल है? हम बता रहे हैं कि सी डी के मुतमासिल है। ए बी मुतमासिल है सी डी के, तो सी डी ये मुतमासिल हो जाएगा ए बी के। यानी अगर दो खतूत आपके सामने दिए गए जहाँ ए बी यहाँ पे जिस तरह से है और सी डी है, अगर फर्ज करते हैं कि ए बी की लंबाई 10 है और सी डी की लंबाई भी 10 है, तो ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतमासिल हो गए, यानी ए बी मुतमासिल हो गया सी डी के। उसी तरीके से तब सी डी किसके मुतमासिल हो जाएगा? सी डी मुतमासिल हो जाएगा ए बी के, क्योंकि पैमाइश दोनों की कितनी है? 10-10 ही है। इसी खुसूसियत को कहा जाता है तशाकुली खुसूसियत। आखिरी खुसूसियत, तीसरी खुसूसियत जो है वो इंतकाली अबूरी खुसूसियत। जिस तरह से तशाकुली खुसूसियत है उसी तरीके से इंतकाली अबूरी खुसूसियत भी है। यहाँ पे हमने एक खिता ले लिए, ए बी ले लिए, दूसरा खिता सी डी ले लिए और तीसरा खिता ई एफ ले लिए। जिस तरह से हमने तशाकुली खुसूसियत में बताया कि ए बी मसावी होता है सी डी के और सी डी मसावी होता है ए बी के, उसी तरह से अगर ए बी जो है ये मुतमासिल है सी डी के, ए डी किसके मुतमासिल है? सी डी के, और सी ए ई एफ मुतमासिल है ए बी के, ई एफ मुतमासिल है ए बी के, यानी यहाँ तीनों खुसूसियत एक दूसरे के मसावी होते हैं।
ए बी मुतमासिल हो जाता है सी डी के, और सी डी मुतमासिल हो जाता है ई एफ के, तो ई एफ मुतमासिल हो जाएगा ए बी के, ई एफ मुतमासिल हो जाएगा ए बी के। यानी इंतकाली अबूरी खुसूसियत के अंदर अगर दो खतूत हैं, ए बी है जो सी डी के मुतमासिल है, ए बी जो है वो सी डी के मुतमासिल है, और सी डी जो है वो ई एफ के मुतमासिल है, तो ए बी मुतमासिल हो जाता है ई एफ के। ये हो गए मुतमासिलत की खुसूसियत, खितात की मुतमासिलत की खुसूसियत। अगला जो है, अगला देखने वाले हम खत का वस्ती नुक्ता। हम देखेंगे खत का वस्ती नुक्ता। अब खत का वस्ती नुक्ता क्या है, तो वस्ती नुक्ता समझने से पहले हम क्या करते हैं, इख्तिता ले लेते हैं। इख्तिता हमने खींच लिए जो 8 सम की पैमाइश का है। हमने एक खिता ए बी खींच लिए जो 8 सम की पैमाइश का है। इस खिता पर एक दरमियान से उसके हिस्से कर लेते हैं, जिसको हमने नाम दे दिए एम। अब ये हिस्से जो किए, तो ये दोनों हिस्से बराबर करने पर कितने कितने के हो गए, तो चार चार के हो गए, यानी 4 सम के हो जाएंगे। यानी ए एम बी ये तीनों हम खती नुकात हैं, जिसमें ए एम की पैमाइश 4 और एम बी की पैमाइश भी 4 है। तो ए एम, तब एम ये ए बी का वस्ती नुक्ता हो गया, एम ये ए बी का क्या हो गया, वस्ती नुक्ता हो गया। यानी अगर कोई खत अगर ए एम बी हम खती नुकात हो, अगर ए एम बी जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एम और ये बी ये तीनों हम खती नुकात हों, और ए एम मसावी है, जिस तरह से यहाँ पे हमने 4 लिए, ए एम मसावी है एम बी के, दोनों की पैमाइश एक दूसरे के मसावी है, तो नुक्ता एम ये ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है। नुक्ता एम ये ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है, और हर खत का एक ही वस्ती नुक्ता होता है। कोई भी खत हमने खींच लिए, उसका एक और सिर्फ एक वस्ती नुक्ता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तारीफ उसकी, अगर ए एम बी हम खती नुकात हो और खता ए एम मुतमासिल है खता एम बी के हो, तो नुक्ता एम खता ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है, और हर खत का सिर्फ एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर खत खत का मवाजना कर लें। अब खत का मवाजना कराएं, मवाजना क्यों कर रहे हैं, तो खत खत छोटा है, बड़ा है, मसावी है, मुतमासिल है। हम मुतमासिल कब बताएंगे, जब दोनों एक दूसरे के मसावी होंगे, है ना। उसके लिए हमें मवाजना ही करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक खिता ए बी खींच लेते हैं और दूसरा खिता सी डी खींच लेते हैं। अब ए बी और सी डी दोनों का मवाजना अगर हम करें, तो ए बी हमें छोटा नजर आ रहा है बनिस्बत सी डी के, है ना। ए बी किसके छोटा नजर आ रहा है, सी डी के नजर आ रहा है। मतलब मैंने ए बी को नीचे ले लिया। अब देखो यहाँ पे सबको नजर आ रहा है कि कुछ हिस्सा यहाँ का बच गया हुआ है ना, सी डी का कुछ हिस्सा बच गया। अब ये इतना हिस्सा बच गया, और यहाँ पर भी ये कोने में इतना हिस्सा बच गया, यानी इसका मतलब ए बी ये छोटा है। ए बी क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, तो ए बी छोटा हो गया यहाँ पर सी डी से छोटा हो जाएगा। ए बी छोटा है सी डी के, ठीक है। अब खत खत का मवाजना भी हम कौन से भी खत खत का, किसी भी खत खत का हम मवाजना इसी तरीके से करते हैं कि अगर खत ए बी की लंबाई खत सी डी से कम हो, यानी ए बी की लंबाई सी डी से कम हो, यानी लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी ये छोटा है, किससे छोटा है, तो सी डी से, तो हो तो खिता ए बी ये छोटे की अलामत, यहाँ पे अलामत जो लगा भी है छोटा है खिता सी डी के। या फिर हम इसके ऐसा लिख सकते हैं खिता सी डी ये बड़ा है। देखिए उल्टा, ये उर्दू का साथ जैसा रहा तो ये छोटी की अलामत, और उल्टा साथ रहा तो बड़े की अलामत, खिता ए बी के, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से खितात का छोटा बड़ापन उनकी लंबाइयों पर मुनसर होता है। कोई भी खितात अगर है, उनका छोटा बड़ापन हम किस पे तय करते हैं, तो उनकी लंबाइयों पर तय करते हैं कि अगर वो छोटा है तो लंबाई गिन के हम मालूम करेंगे, बड़ा है तो हम किस बिना पे मालूम करेंगे, तो लंबाई गिनकर ही उसे मालूम करेंगे। आगे देखते हैं, खितात या शुआएं की उमूदियत, खितात या शुआओं की उमूदियत, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट ऑफ रेज। देखिए ये काफी अहम है हमको समझने के लिए। हम क्या करते हैं, खिता खींच लेते हैं, हाँ खिता खींच लिए, उस पर एक दूसरे उसे नाम दे देते हैं ए बी। हमने ए बी खिता खींच ली, उसी पर से एक खिता खींच लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं सी डी। हमें क्या करें, एक पहले खिता खींच लिया, याद रखो पहले हमने एक खिता खींच लिया और उसी खिता पर एक दूसरा खिता खींच लिया सी डी। अब हम क्या करते हैं, वो ए बी और सी डी एक दूसरे को एक नुक्ते पे खता कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करें, एक नुक्ते पे खता करें। उस नुक्ते को हमने नाम दे दिया हुआ है डी, उस नुक्ते को हमने जो नाम दिया हुआ है वो क्या है, डी है। तब यहाँ पर ये जो नुक्ता हमें नजर आ रहा है, ये दोनों का
ऐसा नुक्ता है जहां पर ये ए बी खिता और सी डी खिता एक दूसरे को खता करते हैं। अब वो जब एक दूसरे को खता करते हैं और 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, कितने दर्जे का? 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। याद रखो, अगर वो 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सी डी जो है ये उमूद है ए बी पर। सी डी किस पर उमूद है? ए बी पर उमूद है। तो इस बिना पर अगर ए को आगे बढ़ा दिया जाए, उसी तरीके से बी को भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो अब यहाँ पर ए बी एक शुआ हो गई। जिस तरह से खिताब पे अमल हुआ उसी तरह शुआ पर भी अमल हुआ। सी को भी आगे बढ़ा दिया गया, डी को भी आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पर भी सी डी एक शुआ हो गई, ए बी एक शुआ हो गई। यानी यहाँ पे खिताब पर जैसा अमल हुआ उमूदियत का, उसी तरह से शुआओं पर भी उसी तरीके से अमल होगा। यानी दो खिताब, तमाम शुआएं एक दूसरे पर, दो शुआएं हों या दो खितात हों, एक दूसरे पर उमूद हो सकती हैं। ठीक है ना? तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये दो खिताब, दो शुआएं या एक शुआ और एक खिता, या देखिए दो खितात हों या दो शुआएं हों या एक शुआ हो या एक खितात हो, इन्हें शामिल करने वाला कद, शामिल करने वाले कद अगर एक दूसरे पर उमूद होते हैं तो वो खिते कद दो शुआ, वो खिते कद, वो दो शुआएं या एक शुआ और एक खिते कद एक दूसरे पर उमूद होते हैं। यानी अगर हमने यहाँ पर एक कद खींच लिए है ना, और उस खत पर दूसरा एक खिताब खींच लिए, अब ये दोनों खिताब एक दूसरे पर अगर 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं तो ये दोनों उमूदियत एक दूसरे पर कैसे हैं? ये उमूद होंगे। तो इस बिना पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ए बी जो है, ए बी किस पर उमूद है? इस तरह से यहाँ पे हमने लिखे ए बी उमूद है सी डी पर, ए बी उमूद है सी डी पर। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि खिता ए बी उमूद है शुआ सी डी पर। यानी एक खिता रहो, दोनों खिता रहे तो भी चलेगा, दोनों शुआएं रहे तो भी चलेगा, एक खिता या एक शुआ रही तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर दो खिता, दो शुआएं या एक शुआ या एक खिता एक दूसरे पर अगर उमूद होते हैं तो वो खुसूसियत उमूदियत की खुसूसियत कहलाती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नुक्ते का कद से फासला। नुक्ते का खत से फासला। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी एक खिता खींच लेते हैं या शुआ खींच लेते हैं। ए बी हमने शुआ खींच लिया, उसी तरीके से ए बी के बैरून में एक नुक्ता ले लेते हैं, उस नुक्ते से उसे नाम दे देते हैं सी। ए बी के बैरून में एक नुक्ता हमने ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने सी। सी से मुकाबिल के जिले पर एक खत खींचे जो ए बी को एक नुक्ता डी पर खता करता है। अब यहाँ पर वो 90 दर्जे का जाविया बना रहा है, यहाँ पर वो कितने दर्जे का जाविया बना रहा है? 90 दर्जे का जाविया बना रहा है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है? तो नुक्ते का कद से फासला। अब ये नुक्ता सी है, इसका कद कौन सा है मुकाबिल का? हमने जिसमें कद खींचे, खिता खींचे थे, तो वो खिता है ए बी, है ना। सी डी को खींचा गया था ए बी पर। अब ये ए बी से सी का फासला क्या है? तो ए बी से सी का फासला है सी डी। ए बी से सी का फासला क्या है? तो ये सी डी है। तो यहाँ पे तारीफ किस तरह से होगी? तो हम यहाँ पे तारीफ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर सी डी उमूद है ए बी पर, सी डी किस पर उमूद है? ए बी पर उमूद है, और नुक्ता डी कद ए बी पर वाक़ हो तो, और नुक्ता डी किस पर वाक़ होना चाहिए? ए बी पर वाक़ होना चाहिए। तो सी डी की लंबाई वाक़ हो तो सी डी खिता की लंबाई नुक्ते सी का कद ए बी से फासला कहते हैं। सी तक की लंबाई यानी बी से सी तक की लंबाई ये ए बी से सी का फासला होगा। तो नुक्ते डी को उमूद का पाया या फुट कहते हैं, नुक्ते सी को क्या कहेंगे? उमूद का पाया या फुट। इस तरह से अगर मैंने सी डी को ए नाम दे दिया तो अगर लेंथ ऑफ सी डी मसावी ए हो तो सी ये कद ए बी से ए फासले पर वाक़ है, यानी नुक्ता सी जो होगा खत ए बी से ए फासले पर वाक़ होगा। यहाँ पर ये हमारे बेसिक मश्क से 1.2 के पहले के तमाम उन्वाना हो गए जो हमें अभी मश्क के अंदर काफ़ी काम आने वाले हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी मश्क से 1.2। मश्क से 1.2 में हमारा पहला सवाल जो है, जेल की जिदवल में उमूद, देखिए सवाल दिया गया है, जेल की जिदवल में उमूदी कद पर वाक़ नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं, इस बिना पर जेल के खिते खत मुतमासिल हैं या नहीं तय कीजिए।
हमें याद रखिए मुतमासिल है या नहीं ये तय करना है। सवाल के अंदर आपको एक टेबल बना के दे दिया गया है, इस टेबल के अंदर आपको एक टेबल बना के दे दिया गया। अब ये पूरे टेबल के अंदर यहाँ पर पहले नुक्ता दे दिया गया, नीचे मुहद्दिद दे दिया गया। ए है -3, बी की कीमत 5 दी गई, सी की कीमत 2 दी गई, डी की कीमत -7 दी गई और ई की कीमत 9 दी गई। पहला हमें जो सवाल में दिया गया है कि पहला सवाल है खिता ए बी और खिता डी ई ये मुतमासिल है या नहीं मालूम करना है। दूसरे सवाल में बी सी में मुतमासिल है या नहीं डी ए डी के मालूम करना है, और तीसरे सवाल में बी ई मुतमासिल है या नहीं ए डी के मालूम करना है। चलिए हम पहला सवाल ले लेते हैं, यानी हम पहला क्या लेंगे तो खिता ए बी और खिता डी ई लेंगे। अब खिता ए बी की लंबाई हमें मालूम करनी है। सवाल में मुहद्दिद दे दिए गए हैं, हमारे पास दो मुहद्दिदों का दरमियानी फासला मालूम करने का लिए जाता है। तो खिता ए बी की लंबाई मालूम करते हैं या फासला मालूम करते हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे डिस्टेंस ऑफ ए से बी का दरमियानी फासला मालूम करते हैं। मसावी है, हमारे पास जाब्ता है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद के, हमने जाब्ता ले लिए, मसावी का मसावी ले लेते हैं बड़ा अदद। अब यहाँ पर मवाजना करें, ए बी की कीमत हमारे पास क्या है तो ए की कीमत है -3, बी की कीमत है 5, तो बड़ा अदद कौन सा होगा, दोनों में बड़ा अदद है यहाँ पर 5, तो हम पहले ले लेते हैं 5, मनफी का मनफी रहा, छोटा अदद। अब ये दोनों का मवाजना करें, दोनों का मवाजना करने पर हमें छोटा अदद नजर आता -3, हम ले लेंगे यहाँ पे कौस में -3। कौस में क्यों ले रहे हैं तो यहाँ पे अलामत पहले ही जाब्ते में मनफी की है, फिर से और एक बार मनफी का अदद आ रहा, इसलिए हम इसे कौस में ले लिए। मसावी का मसावी लिखते हैं, 5 का 5 ले लेते हैं, मनफी और बाहर वाला मनफी और कौस वाला मनफी दोनों मनफी मनफी जमा हो जाएंगे, जमा 3 का 3 आ जाएगा, 5 और 3 दोनों की जमा करते हैं, जवाब हासिल हो गया 8। यानी हमारे पास खिता ए बी की लंबाई कितनी हासिल हो गई 8 हासिल हो गई। अभी सिर्फ ए बी की लंबाई हासिल हुई, बचा कौन तो डी ई बचा, डी ई मालूम करते हैं। खिता डी ई की लंबाई राब्ता इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई मसावी है ए बी, डिस्टेंस ऑफ डी ई मसावी है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद, तो मसावी का मसावी ले लेते हैं। पहले सी डी और ई की कीमत लेंगे, डी हमारे पास -7 और ई की कीमत 9 है, तो बड़ा अदद कौन सा होगा तो बड़ा अदद ये दोनों का मवाजना करने पर ई नजर आता है, इसलिए हम बड़े अदद की कीमत ले लेते हैं 9, तो मनफी का मनफी लेंगे। फिर छोटा अदद जो है ये दोनों का मवाजना करने पर हमें छोटा अदद -7 नजर आता है, हम -7 ले लेते हैं। मसावी का मसावी 9 का 9 ले लेंगे, कौस के बाहर वाला मनफी और कौस के अंदर वाला मनफी दोनों मनफी मनफी मिलके हो जाएंगे जमा, और 7 का 7 बचेगा। मसावी का मसावी ले लेते हैं, 9 और 7 दोनों की जमा करेंगे, जवाब हासिल हो गया 16। अब दोनों खिता ए बी की लंबाई हमें हासिल हुई 8 और खिता डी ई की लंबाई हमें हासिल हुई 16। क्या दोनों एक दूसरे के मसावी नजर आ रहे तो नहीं आ रहे, तो इन्हें खिता ए बी मुतमासिल नहीं होगा खिता डी ई के। वजह क्या है क्यों मुतमासिल नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों भी जो हैं यानी ए बी की कीमत हमें जो हासिल हुई वो 8 हासिल हुई, और यहाँ पर डी ई की कीमत जो हमें हासिल हुई वो 16 हासिल हुई, दोनों भी एक दूसरे के मसावी नहीं है। तब जब कीमतें मसावी नहीं है तो वो दोनों भी एक दूसरे के मुतमासिल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं। उसी जदवल के अंदर दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि बी खिता बी सी और खिता ए डी की लंबाई मालूम कीजिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं खिता बी सी की लंबाई, है ना। खिता बी सी की लंबाई मालूम करने के लिए जाब्ता लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी मसावी है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद। अब बी और सी यहाँ पे कीमतें टेबल के अंदर दी हुई है, बी की कीमत हमारे पास दी गई है 5 और सी की कीमत दी गई है 2। अब दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है मवाजना करेंगे, तो बड़ा अदद हमें नजर आ रहा 5 है, तो हम ले लेते हैं 5। मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी। छोटा अदद दोनों में से कौन है, तो छोटा अदद हमें नजर आ रहा है यहाँ पर 2, मवाजना करने पर से 2 आएगा, तब यहाँ पे ले लेते हैं 2, तब 5 में से 2 चला गया, जवाब बच गया 3, मनफी करने पर 3 आ गया। ठीक है, तब ये हो गया हमारे पास किसकी लंबाई मालूम हो गई बीसी की लंबाई मालूम हो गई। अभी कौन बच गया हमारे पास तो एडी बच गया, तो एडी की कीमत मालूम करते हैं। तो एडी खिता एडी की लंबाई मसावी, अब ए और डी की कीमत, ए की कीमत -3 है, डी की कीमत -7 है। अब ये सवाल पे थोड़ा गौर करें, ए भी मनफी वाला डी भी मनफी वाला, लेकिन यहाँ पर दोनों में से बड़ा और छोटा अदद पहचानना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या लिखते हैं 7 ये बड़ा अदद है, 3 ये छोटा अदद है। लेकिन जैसे ही मनफी की अलामत लगती है बड़ा अदद ये छोटा बन जाता और छोटा अदद ये बड़ा बन जाता है। जाब्ता ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ एडी मसावी है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद,
तो अब हम मसावी का मसावी लेंगे। बड़ा अदद क्या होगा, तो दोनों का मवाजना करने पर हमें पता चलता है कि -3 जो है ये बड़ा अदद है, इसलिए हम -3 ले लेते हैं। मनफी का मनफी लेंगे। छोटा अदद क्या होगा, छोटा अदद -7 होगा, इसलिए कौस में -7 ले लेंगे। मसावी का मसावी ले लेते हैं। -3 का -3 ले लेते हैं। अब -7 और बाहर मौजूद मनफी की अलामत दोनों का ज़ब होगा, तो मनफी मनफी वो हो जाएगा जमा और 7 का 7 बचेगा। अब 7 और 3 दोनों में जमा मनफी मनफी का अमल होगा, 7 में से 3 मनफी करना पड़ेगा, तो 7 में से 3 मनफी करने पर हमें हासिल हो गया 4, यानी यहाँ पर हमारे जवाब हासिल हुआ। बी सी की कीमत हमारे पास आई 3 और ए डी की कीमत हमारे पास आ गई 4। अब बी सी और ए डी दोनों की कीमतों का मवाजना करें तो हमें क्या पता चला, दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है, लिहाजा खिता बी सी मुतमासिल नहीं होगा खिता ए डी के। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल उसी में का पूछा गया। तीसरा सवाल क्या है, तो बी ई खिता बी ई और खिता ए डी का मवाजना करके हमें मुतमासिल है या नहीं बताना है। तो हम ले लेते हैं पहले खिता डी ई, बी और देखिए बी और ई, बी की कीमत 5 और ई की कीमत 9 दी गई है। फिर ए डी की है हमारे पास, तो खिता बी ई की लंबाई पहले मालूम करते हैं। ज़ाब्ता लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई मसावी है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद, तो मसावी का मसावी ले लेते हैं। बड़ा अदद क्या है, अब दोनों का मवाजना करें तो 9 बड़ा अदद है, 5 से बड़ा अदद 9 है, तो 9 यहाँ पर ले लेंगे। मनफी का मनफी ले लेंगे। छोटा अदद 5 है, 5 ले लेते हैं। आसान हो गया, 9 में से 5 चला गया, जवाब आ गया 4। हमारे पास बी ई की कीमत हासिल हो गई। अब मालूम करते हैं डी ए डी की कीमत। ए की कीमत -3 है और डी की कीमत -7 है, तब डिस्टेंस ऑफ ए डी खिता की लंबाई मालूम करते हैं। तो ए डी मसावी है बड़ा अदद मनफी छोटा अदद, मसावी का मसावी ले लेंगे। दोनों का मवाजना करें, बड़ा अदद देख लें। इसके पहले भी हमने देखे कि -3 और -7 में -3 ये बड़ा अदद होता है, इसलिए हम ले लेंगे पहले -3 मनफी, फिर छोटा अदद फिर से यहाँ पर क्या आ गया, छोटा अदद क्या होगा, तो -7 होगा, तो हम यहाँ पर छोटा अदद -7 ले लेते हैं। कौस में लेंगे क्योंकि ज़ाब्ते में पहले से भी हमारे पास मनफी मौजूद है, तब मसावी का मसावी ले लेते हैं। -3 का -3 ले लेंगे, फिर बाहर वाला मनफी और अंदर वाला -7 दोनों का ज़र्ब हुआ, मनफी मनफी जमा, 7 का 7 आया, फिर दोनों पे अमल कर देंगे। जमा के साथ में से मनफी का 3 चला गया, जमा का 4 हमें हासिल हो गया। अब दोनों का मवाजना करें, बी ई की कीमत हमारे पास 4 हासिल हुई और ए डी की कीमत भी 4 हासिल हुई, यानी दोनों एक दूसरे के मसावी आ गए, यानी खिताब बी ई मुतमासिल होगा खिताब ए डी के। यानी इन तीनों सवालों में सिर्फ तीसरा सवाल ही एक ऐसा सवाल है जो दिए गए दोनों खतूत खिताब एक दूसरे के मुतमासिल हमें हासिल होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। उसी मश्क के सेट 1.2 का चलिए अगला सवाल लेते हैं। नुक्ता एम तथा ए बी का वस्ती नुक्ता है और ए बी मसावी 8 हो तो ए एम मालूम कीजिए। अब सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक खिता बना लेते हैं जिसके नाम दे देते हैं ए बी। सवाल में जिस तरीके से दिया गया खिता ए बी का वस्ती नुक्ता ये एम है, इसलिए हम यहाँ पे वस्ती नुक्ता एम ले लेते हैं। ए बी की कीमत हमें सवाल में दी गई है 8। अब यहाँ पर ये एम वस्ती नुक्ता होने की वजह से ये ए एम मुतमासिल होगा एम बी के, यानी ए एम की कीमत एम बी की कीमत के मसावी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम मुतमासिल है एम बी के, यानी दोनों एक दूसरे के मसावी। अब यहाँ पे गौर करें, ए एम बी तीनों हम खती नुकात हैं, तो हमें ए बी की कीमत अगर मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, तो ए बी माल का ए बी ले लेते हैं, मसावी का मसावी लिख देते हैं। ए से बी तक पहुंचने के लिए पहले हमें एम से गुजरना होगा, यानी ए एम की जमा, फिर एम से हमें जाना पड़ेगा बी तक, एम बी तक। तो यहाँ पर हमें एक ज़ाब्ता हम खती नुकात का हिस्सा हासिल हुआ, ए बी मसावी है ए एम जमा एम बी के। चलो कीमतें पुटअप करते हैं, तो ए बी का ए बी लिखेंगे, मसावी का मसावी लेते हैं, ए एम का ए एम लेंगे, जमा का जमा लेते हैं। अब यहाँ पर ए एम मुतमासिल है एम बी के, ए एम किसके मुतमासिल है एम बी के, तो एम बी को निकाल कर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं। तो एम बी की कीमत मुतमासिल होने की वजह से ए एम आ जाएगी, तो ए एम ले लेते हैं। तब ए बी का ए बी रहा, मसावी का मसावी ले लिए। अब एक ए एम और एक ए एम, यानी एक आम और एक आम मिलके हो गए 2 आम, दोनों की जमा करने पर तो यहाँ पे 2 आम आ गया, 2 ए एम आ गया।
अब ये 2 जो है ये ए एम का ज़रीब है, तो हम यहाँ ए एम की कीमत मालूम करने के लिए 2 को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, वो बटे में चला जाएगा, यानी ए एम की कीमत हमें हासिल हो गई ए बी बटा 2। तब ए बी की कीमत सवाल में दी गई है 8, ए बी की कीमत कितनी है 8, हम ले लेते हैं 8 बटा का बटा 2 का 2 ले लेंगे, ये तकसीम हो जाता है 2 1 का 2, 2 चौक 8, यानी ए एम की कीमत हमें हासिल हो गई 4। सवाल में जिस तरह से हमें पूछा गया था कि ए बी ये एम तथा ए बी का वस्ती नुक्ता है, तब यहाँ ए एम की कीमत हमें हासिल हो गई 4। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अभी के जैसा सवाल सेम पैटर्न वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल, नुक्ता P तथा CD का वस्ती नुक्ता है और CP मसावी है 2.5 हो तो C तथा CD की लंबाई मालूम कीजिए। सवाल अभी के जैसा ही वस्ती नुक्ते का ही सवाल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खिताब बना लेते हैं। CD जिस तरह से दिया गया है कि नुक्ता P ये खिता CD का वस्ती नुक्ता है, तो हम क्या कर लेंगे, CD की पैमाइश CD बना लेते हैं और नुक्ता P ले लेते हैं जो CD का वस्ती नुक्ता है, यानी CP ये मसावी किसके है, CP की कीमत 2.5 दे दी गई है। तब CP अगर 2.5 है तो PD की कीमत भी कितनी हो जाएगी, 2.5। क्यों होगी, क्योंकि वस्ती नुक्ता उस खत को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो CP की कीमत 2.5 है तो PD की कीमत भी 2.5 ही होगी। चलिए फिर तब हमें मालूम करना है CD की कीमत, पूरे खिता की लंबाई। सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ पर CP मुतमासिल है PD के, सवाल में इस तरीके से दे दिया गया है, तो हम सवाल को हल करेंगे तो CPD ये हमकती नुकात हैं, CPD ये हमकती नुकात हैं और CP और PD ये दोनों मसावी हैं 2.5 के। ठीक है, चलिए फिर CPD हमकती नुकात है तो CD मसावी हो जाएगा CP जमा PD के, दोनों की जमा करनी पड़ेगी, तब CD ले लेते हैं, मसावी का मसावी ले लेंगे, CP और की कीमत 2.5 है, जमा का जमा, अब PD की कीमत भी कितनी है तो 2.5 है, दोनों की जमा कर लेते हैं हम, तब CD मसावी हो जाएगा 2.5 में 2.5 मिला दो, यानी 2.5 रुपए में 2.5 रुपए मिला देते हैं, 5 रुपए हो गए, यानी यहाँ पर CD की कीमत हमें हासिल जो हो गई वो हो गई 5। CD की कीमत हमें हासिल हो गई 5। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है। सवाल नंबर 4 है, अगर AB मसावी है 5 सम, AB की कीमत दी गई है 5 सम, BP की कीमत दी गई है 2 सम और AP की कीमत है 3.4 सम हो तो खिता खत की का छोटा बड़ापन तय कीजिए। खत खत का छोटा बड़ापन हमें यहाँ पर मालूम करना है, तो हमें ये मालूम करने के लिए खितात की लंबाइयों का मुवाजना करने का हमने जो टॉपिक देखे वही टॉपिक की मदद से इसको हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबकी शक्लें बना लेते हैं एक, तो AB की कीमत AB हमने बना लिए, AB की कीमत हमारे पास 5 दे दी गई है, दूसरी खितादी बना लेते हैं हम BP की कीमत हमें दी गई है 2 और तीसरा बना लेते हैं AP की कीमत हमें दी गई है 3.4। अब तीनों शक्लों का मुवाजना हम करें तो AB ये सबसे बड़ा हमें नजर आ रहा है, BP उससे छोटा है और AP ये है दरमियान वाला, उसकी कीमत 3.4 है, यानी यहाँ पर ये 2 है, ये सबसे छोटा है, 3.4 उससे बड़ा है और 5 ये सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे ताल्लुक क्या हुआ, तो BP जो है ये सबसे छोटा, तो BP छोटा है, किससे छोटा है ये, तो वो 3.4 से, यानी AP से छोटा है। उसी तरीके से AP ये किससे छोटा है, तो AP छोटा है ये AB के, यानी 5 सम की लंबाई के, और हमारे पास यहाँ पे ताल्लुक मालूम हो गया, छोटा बड़ापन मालूम हो गया कि सबसे छोटा BP उससे बड़ा AP और सबसे बड़ा होगा AB के। इस तरीके से चौथा सवाल यहाँ पर हमारा हल हो गया। अगला सवाल की जानिब, अगला सवाल जो हमको दिया गया है, सवाल है, शक्ल की बिना पर सवालों के जवाब यहाँ पर देने हैं। शक्ल कौन सी है, आपके सामने एक अददी खत दिया गया है, इस अददी खत पर नंबर्स हैं TSRPQ मुहद्दिद दे दिए गए हैं, इन मुहद्दिदों की बिना पर आपको जो सवाल पूछे गए इन सवालों के जवाब हमें यहाँ पर देना है। चलिए फिर पहला सवाल जो दिया गया है वो ले लेते हैं। सवाल है कि शुआ RP की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। शुआ RP की मुखालिफ शुआ कौन सी है, देखिए ये है R, यहाँ से आगे ये P, अब RP इस जानिब है तो इसकी मुखालिफ सिमत कौन सी होगी, तो RS भी हो सकती है और RT भी हो सकती है। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि RP की मुखालिफ शुआ, तो हमारे सामने RP है,
ठीक है, उसकी मुखालिफ शुआ क्या होगी, तो आर एस होगी एक, या फिर आर से लेकर टी तक, ये भी इसकी मुखालिफ शुआ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है आपके पास, शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनकताई सेट लिखिए। पी क्यू देखिए, ये पी और ये क्यू ताई सेट हमने पढ़ा हुआ है, सेट के अंदर हमने क्या पढ़े, इनकताई यानी दोनों भी शुआ में, दोनों भी सेट में मौजूद मुश्तरिक इनकताई सेट कहते हैं, दोनों में भी सेट के अंदर वो चीजें मौजूद होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं सवाल को हल करने के लिए, तो ये पी क्यू और जो शुआ है, जिस तरह से पी आर जो शुआ है या आर पी जो शुआ है, देखिए आर से पी की जानिब जा रहा है, पी से आर की जानिब नहीं, तो आर पी और पी क्यू दोनों शुआ के अंदर एक नुक्ता ऐसा है जहां से जो दोनों में भी मुश्तरिक है वो है नुक्ता पी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे नुक्ता पी जो है शुआ पी क्यू शुआ और शुआ आर पी का इनकताई सेट का नुक्ता ये पी होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, कता पी क्यू और कता क्यू आर का इज्तिमाई सेट लिखिए। पी क्यू और क्यू आर, ये पी और क्यू दिया गया, फिर यहां से क्यू आर दिया गया, पी क्यू और क्यू आर, अब दोनों का हमें क्या मालूम करना है, इज्तिमाई सेट। अब इज्तिमा में सबके सब आने वाले, इज्तिमा में सबके सब आने वाले, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो ये क्यू सवाल के अंदर जो दिया गया है क्यू और दूसरे इसके अंदर भी क्यू, दोनों भी मुश्तरिक हैं। हम मुश्तरिक रुकनों को सिर्फ कितनी मर्तबा लेते हैं, एक मर्तबा लेते हैं, लिहाजा इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का यानी क्यू आर का इज्तिमाई सेट ये खिता आर क्यू होगा, खिता क्यू आर या खिता आर क्यू होगा। ठीक है ना, क्योंकि आर क्यू के अंदर अब सब आ गए, पूरे के पूरे अंदर के तीनों भी नुकात अंदर शामिल हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 जो हमारे पास दिया है, खिता क्यू आर किन शुआओं का ज़िम्नी सेट है, क्यू आर, देखिए क्यू से आर की जानिब गया, क्यू आर क्यू से आर की जानिब, अब क्यू से आर की जानिब जो शुआ जा रही है तो किसके किसके जिम्मे, इसके अंदर आने वाले शुआएं कौन कौन सी है, तो मैं बोलूंगा क्यू से पी एक शुआ हो गई है ना, पी से आर दूसरी शुआ हो गई है ना, क्यू से पी से आर, और आगे भी हो सकती हैं छोटे छोटे अगर ले लिए अंदर। तो खिता क्यू आर की शुआओं का जिम्नी सेट है, तो यहाँ पे खिता क्यू आर का एक जिम्नी सेट है, क्यू आर अपना खुद का, दूसरा शुआ क्यू पी का एक जिम्नी सेट हो जाएगा, और आगे जो है वो तीसरा जो होगा शुआ क्यू आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तीनों इसके जिम्नी सेट हो सकते हैं, पी आर भी इसका जिम्नी सेट हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपको दिया गया है, मब्दा आर के दो मुखालिफ शुआओं की जोड़ियां लिखिए। ये मब्दा आर, अब यहाँ पर ये आर को क्या लिया गया है, मब्दा लिया गया है, इस मब्दे आर की मुखालिफ शुआओं की जोड़ियां, हमें जोड़ियों के ताल्लुक शुआएं नहीं पूछी गई, जोड़ियां कौन कौन सी हैं वो पूछा गया है, तो हम यहाँ पर जोड़ियों के ताल्लुक से बताएंगे। तो यहाँ पर जो जोड़ियां हमें हासिल होने वाली है, देखिए किसके बारे में बोला, मब्दे आर की दो मुखालिफ शुआएं। अब पहली एक जोड़ी ये आर की मुखालिफ यानी आर पी एक हो गया, पी क्यू भी एक हो गया, आर एस एक हो गया, और आर टी भी ये हो गया, यानी मब्दे आर की मुखालिफ शुआएं जो हैं वो आर क्यू एक बड़ी शुआ, उसी तरह से और शुआ आर टी में आर क्यू पूरा ले लिए और दूसरा ले लिए आर टी भी ले लिया गया, दोनों शुआएं इसकी दो मुखालिफ शुआएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जाए। सवाल नंबर 6 हमारे जो दिया गया है, सवाल नंबर 6 ले लेते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है कि मब्दे एस की दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। मब्दे एस के दो मुखालिफ शुआओं के नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो मब्दे एस की मुखालिफ शुआएं कौन सी होगी, तो मब्दा हमारे पास एस ये है, मब्दे एस की मुखालिफ शुआएं हमें बतानी है, इस तरीके से हमने इसके पहले बता दिए। इस तरह से यहाँ पर नीचे मब्दे आर की मुखालिफ शुआएं कौन सी थी, तो आर क्यू हमने ले लिए और आर टी हमने ले लिए। उसी तरीके से मब्दा एस की मुखालिफ शुआएं कौन सी होगी, एस टी एक ही मुखालिफ शुआ इस जानिब, और इस जानिब एस क्यू भी हो सकती है, एस आर भी हो सकती है, एस पी भी हो सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं जवाब, मब्दा एस की मुखालिफ शुआएं, एस की मुखालिफ यहाँ पर एस टी एक हो जाएगा, एस आर भी हो जाएगा, उसी तरीके से दूसरे वगैरह भी हम ले सकते हैं, मतलब एस आर हमने ले लिए तो एस पी भी हो सकती है, एस क्यू भी हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 7 हमें जो दिया गया, शुआ एस पी और शुआ एस टी का इनकताई सेट। देखिए एस पी
और ST दोनों में मुश्तरिक S है, इनकताई सेड। सवाल नंबर हमारा जो दूसरा था वैसा ही सवाल यहाँ पर पूछा गया है सेम। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, चुआ SP और चुआ ST का इनकताई सेड, इनकताई नुक्ता S होगा। तो इनकताई सेड या इनकताई नुक्ता हम लिख देते हैं ऐसा। तरीके से ये सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको जो दिया गया है सवाल है, यह दिया गया जेल की शक्ल 1.14 की बिना पर सवालात के जवाबात लिखिए। शक्ल के अंदर जो सवाल दिए गए उसके जवाबात हमें लिखनी है। शक्ल हमारे पास दे दी गई, एक अददी खत दे दिया गया, गौर करें अददी खत है मब्दा ओ, फिर उसके बाद है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, दाएं जानिब मुस्बत आदाद, फिर बाएं जानिब मनफी के आदाद दिए गए हैं, मनफी 1 से मनफी 6 तक। फिर यहाँ पे मुहद्दिद दे दिए गए, 0 का मुहद्दिद 1, 2 का B, फिर 4 का C, 5 का V, 6 का D, और उसी तरह से P की कीमत -2, L -3, Q -4, U -5, R -6 दे दिया गया। ठीक है, सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, पहला सवाल है नुक्ते B से हम फासला वाक़े नुकात कौन से हैं। नुक्ते B से हम फासला वाक़े नुकात, ये देखिए मसावी फासले पर वाक़े नुकात कौन से हैं, हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो ये जो B नुक्ता है, ये B की मुहद्दिद कौन है 2, 2 में 1 मिला दो कितना आ गया 3, अब यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। 3 में 1 मिला दो कितना गया 4, 1 और 1 कितना मिलाया गया 2 मिलाया गया। जब 2 ये 4 1 हो गया 2 मिलाने के बाद, अब यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 कम कर दो, यहाँ पर हो गया 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 1 कम कर दो कितना हो गया 0 बच गया। मतलब यहाँ पे भी फासला कितना है 2 का है, और यहाँ पे भी फासला कितना है 2 का। यानी नुक्ते B से पहला जो हम फासला वाक़े नुकात नुक्ता होगा तो वो C1 होगा और B1 होगा। उसी तरीके से 2 से 1 मिला दो 3, 3 में 1 मिला दो 4, 4 में 1 मिला दो 5, 5 में 1 मिला दो 6, है ना। यानी 2 से 3 1, 3 से 4 2, 4 से 5 3, 5 से 6 ये 4 हो गया। तो यहाँ से 4 चलते हैं, ये 1 2 3 और 4, यानी नुक्ते B से हम फासला नुकात अगला P होगा। अब बोलेंगे सर C क्यों नहीं हुआ, तो C है 1 और 2, सॉरी V क्यों नहीं हुआ आप बोलेंगे, तो V क्यों नहीं है, तो यहाँ से 1 है, ये 2 और ये 3 है ना। तो यहाँ से वापस जाते हैं, ये 1 2 और 3 का कोई मुहद्दिद हमें दिया ही नहीं गया। अगर दिया जाता तो हम उसको हल कर लेते। हम क्या करेंगे, नुक्ते B से हम फासला वाक़े, यानी B से 1 बड़े आगे 3 आया, 3 से बड़े आगे 4 आया, तो यहाँ पे पहला नुक्ता 2 के पास आ गया, 2 के फासले पर, यानी C नुक्ते B से हम फासला नुक्ता C 1 हो गया। उसी तरह B से बाएं जानिब जाते हैं तो ये 1 ये 2, यानी कितना फासला हो गया A पे आ गया, तो यहाँ पर हो गया दूसरा नुक्ता A। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर नुक्ते B से ये 1 2 3 4 5, यानी D पर आ गए हम, तो ये एक D आ गया। उसी तरीके से फिर यहाँ पे तीसरा नुक्ता हो गया D। उसी तरीके से चौथा नुक्ता 2 से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हो गया P। ये जो P है और P, ये नुक्ते B से हम फासला वाक़े नुकात हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इसके अंदर दिया गया नुक्ते Q से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। नुक्ते Q से, अब Q से हमको हम फासला नुकात मालूम करने के हैं। Q से हम फासला नुकात मालूम करते हैं, Q से हम फासला कौन है, तो Q से हम फासला नुकात की जोड़ी मालूम करनी है। तो पहले मार्क पहुंचते हैं हम, Q से L 1 हो गया, 1 का फासला है, और Q से U ये भी 1 का फासला है, दोनों का फासला यहाँ पर हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, Q से L की जानिब जा रहे हैं 1 फासला, फिर Q से U की जानिब जाएंगे तो भी 1 फासला। हम फासला नुकात की जोड़ी पहले आ गई UL। Q से फिर 2 की पास जाएंगे तो V होता है, Q से 2 की दूरी पर जाएंगे तो R होता है। तो यहाँ पर ये P और ये R ये दूसरी जोड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि नुक्ते Q से हम फासला नुकात की जोड़ी में पहले जो आएगा वो P और R ले लेते हैं, P और R आ गया, और दूसरा जो आएगा वो ले लेते हैं Q और L। एक इकाई के फासले पर, और ये 2 एक इकाई के फासले पर L और U, और 2 इकाई की जानिब। तीसरा, अगला सवाल देखते हैं तीसरा, डिस्टेंस ऑफ U, V, डिस्टेंस ऑफ T, C, डिस्टेंस ऑफ V, V और डिस्टेंस ऑफ U, L मालूम कीजिए। इस तरीके के सवाल हमने हल किए हुए, ये आसान सवाल होगा हमारे लिए।
हम क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस ऑफ u, v मालूम कर लेते हैं सवाल के अंदर जो पहले दिया गया। हमारे पास जाब्ता भी है, बड़ा अदद मनफी छोटा अदद। चलिए फिर दोनों का मुवाजना करते हैं, u और v। अब हमारे पास u की कीमत दी गई है ना, u और v दो मोहब्बत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे u हमारे पास है, u कितना है, -5 है। v की कीमत हमारे पास है, v की कीमत कितनी है, जमा का 5 है। तो बड़ा अदद मनफी छोटा अदद हमारा जाब्ता है। तो बड़ा अदद कौन सा हुआ, तो बड़ा अदद दोनों में 5 हो गया ना, 5 ये बड़ा अदद है। चलिए मनफी का मनफी ले लिए। फिर छोटा अदद कौन सा है, -5 है। छोटा अदद -5 ले लेते हैं, मसावी का मसावी ले लेते हैं, 5 का 5 ले लेंगे। मनफी और बाहर वाला -5 है ना, -5 और बाहर वाला -5 मिलके जमा और 5 का 5 रहा, तो दोनों की जमा करने पर 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी डिस्टेंस ऑफ u v की कीमत हमें हासिल हो गई 10। अगला सवाल ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ p, c। अब p और c में कौन कौन है, तो p हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर p की कीमत है कितनी है, तो p की कीमत हमें दी गई -2 और c की कीमत कितनी दी गई है, तो c की कीमत हमारे पास सवाल के अंदर दी गई है 4, अददी खत पर मौजूद है। ठीक है, तो बड़ा अदद कौन सा होगा, तो बड़ा अदद हम मालूम करते हैं, तो p और c में बड़ा अदद कौन सा है, तो 4 है। -2 p ये मनफी वाला अदद है और c ये जमा वाला अदद, तो जमा वाला अदद बड़ा होता है इसलिए 4 बड़ा अदद आ गया। मनफी का मनफी, अब छोटा अदद कौन रह गया, फिर छोटा अदद यहाँ पर बचने वाला सिर्फ -2, इसलिए -2 ले लेते हैं। कॉस में -2 क्यों लिया गया, तो कॉस के बाहर यहाँ पे मनफी की अलामत है और यहाँ कॉस के अंदर भी मनफी की अलामत है, दोनों तरफ मनफी की अलामत होने की वजह से हम इसे कॉस में ले लिए। मसावी का मसावी लिखते हैं, 4 का 4 लेते हैं, बाहर वाला मनफी और कॉस वाला मनफी, दोनों का जब करेंगे, मनफी मनफी जमा हो गया, 4 में 2 मिला दो, जवाब आ जाता है 6। इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ p, c की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर उसका तीसरा सवाल जो दिया गया था, तो डिस्टेंस ऑफ v, b, v और b का दरमियानी फासला हमें मालूम करना है। v हमारे पास सवाल के अंदर दे दिया गया है, v की कीमत 5 दे दी गई है, v है हमारे पास 5। ठीक है, और उसी तरीके से सवाल के अंदर b की कीमत भी दे दी गई है, b की कीमत कितनी है, तो 2 है, मोहद्दिद है अददी खत पर दिए वाले। तो हम क्या करते हैं, हम जाब्ता ले लेते हैं पहले, तो बड़ा अदद मनफी छोटा अदद। अब बड़ा अदद कौन सा होगा, दोनों का मुवाजना करने पर v की कीमत 2 है और v की कीमत 5, तो बड़ा अदद कौन है, तो 5 है, हम ले लेते हैं 5। मनफी का मनफी ले लेंगे। छोटा अदद कौन सा है, छोटा अदद है 2, तो हम ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे दोनों की मनफी करते हैं, 5 में से 2 चला गया, कितना बच गया, यानी डिस्टेंस ऑफ v, b की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, अगला सवाल के अंदर दिया गया है डिस्टेंस ऑफ u, v, u, l, आखिर में जो सवाल दिया गया है। अब u और l दोनों की कीमतें हमारे पास है, u की कीमत है हमारे पास -5 और l की कीमत हमारे पास दी गई है -3। u और l दोनों की कीमतें हैं, तो कीमतें ले लेते हैं, कीमतें हैं हमारे पास, तो जाब्ता ले लेंगे, बड़ा अदद मनफी छोटा अदद, बड़े अदद की कीमत, बड़ा अदद क्या है, तो बड़ा अदद हमारे पास -3 होगा। तो -3 बड़ा अदद क्यों है, क्योंकि सिफर से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 और -4 से छोटा -5, यानी 5 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 3 से, तो 3 बड़ा हो गया 5, -5 से -3, हाँ -4 मनफी, तो यहाँ पे मनफी वाले अदद जो हैं जो पहले आते हैं वो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर बड़ा अदद आ गया। मनफी का मनफी लेते हैं, छोटा अदद l की कीमत -3 है, -3 ले लेंगे, खौस के अंदर जैसा था। छोटा अदद -5 है, तो -5 ले लेंगे, खौस के अंदर ले लेते हैं। तो मसावी का मसावी, -3 का -3, बाहर वाला मनफी खौस वाले मनफी के साथ जर्ब होगा, मनफी हो गया जमा का 5 हासिल हो गया। अब छोटे अदद, अब यहाँ पे अब छोटा अदद कौन बन गया, -3 छोटा अदद बन गया और 5 ही बड़ा अदद हो गया। बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे, जवाब मुस्बत में आएगा, तो यहाँ पर 5 और -3 मनफी करेंगे तो जवाब आया 2। इस तरीके से सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया और हमारी ये मश्क से 1.2 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो काफी अहम है, जो हमें मसले लिखने में 10वीं जमात के अंदर काफी आरामद साबित होता है। तो मशरूत बयानात और उसका अक्स, अगला जो टॉपिक हमारा जो है मशरूत बयानात और उसका अक्स। मशरूत बयानात और उसका अक्स में है क्या ऐसा, मशरूत बयानात किसे कहते हैं और उसका अक्स क्या है। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है मशरूत बयानात और उसका अक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्ट्स। तो यहाँ पर जो बयान में
अगर कोई बयान दिया गया और जो बयान में जब तब या अगर तो की सूरत में लिखा जाता है, यानी कोई बयान है जिसके अंदर इस तरह से जब तुमने वो काम किया तब तुम्हें वो सिला मिला, हमें एक बयान बनाए, एक आम बयान आमतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं, जब तुमने वो काम किया तब तुम्हें उसका सिला मिला। अब यहाँ पे जब और तब इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, अगर तुम वो काम करते तो आपको उसका सिला मिलता, अगर तो की सूरत, जब तब की सूरत, अगर ऐसे बयान अगर आपको दिए जाए तो इन बयानों को कहते हैं मशरूत बयान। जो बयानात जब तब या अगर तो की सूरत में लिखे जाते हैं तो इन्हें मशरूत बयान कहते हैं। जो बयान जब तब की सूरत में लिखे जाए या अगर तो की सूरत में लिखे जाए तो उन बयानों को मशरूत बयानात कहते हैं। अब मशरूत बयानात के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो एक जवाब, ये एक दिया हुआ होता है, और दूसरा जो है वो जवाब होता है, जिसे अंग्रेजी की जबान में मुकद्दम और कहते हैं ताली। मुकद्दम और ताली, यानी मुकद्दम यानी दिया हुआ और ताली यानी जो शुरू होने, ताली जो है वो जवाबी होता है, ठीक है। तो उससे पहले मशरूत बयान में जब से शुरू होने वाला जो बयान होगा, मशरूत बयान के अंदर जब से, यानी जब तुम स्कूल जाओगे तब ही अच्छे मार्क्स लोगे। जब तुम के, यानी जब के आगे का जो जुमला है, जब तुम स्कूल जाओगे तो जब से शुरू होने वाले बयान को मुकद्दम कहते हैं। जब से शुरू होने वाले बयान को मुकद्दम कहते हैं, और तब से शुरू होने वाला बयान, यानी जब तुम स्कूल जाओगे तब तुम अच्छे नंबर से कामयाब होगे, हमने ऐसा बयान बनाया। तब के आगे जवाब हासिल हुआ, स्कूल जाने से क्या होगा? तो अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। तो यहाँ पे तब से शुरू होने वाला जो बयान होता है वो तब से शुरू होने वाले बयान को ताली या जवाबी बयान कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं इसको एक समझने के लिए। हमने मिसाल ये कि मुय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, ये बयान है हमारे पास। तो मुय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। अब उमूदी नासिब होते हैं, ये हमारा पहला सवाल। अब उमूदी नासिब होते हैं जब हमारा जवाब शुरू हो गया। जवाब हमने लिखे मशरूत बयान में, जब दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन हो तो, जब से शुरू हो गया, जब दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन हो तो इसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अब आप बोलेंगे सर तब आया ही नहीं, है ना, लेकिन जब से शुरू हो गया ना, तो जब दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन हो तो आ गया, तो आ गया, जिस तरह से हमने ऊपर बता दिए, जब तब हो या अगर तो हो, या जब तो हो या अगर तब हो, है ना, ये इनमें से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरूत हमने बयान जो बनाए, तो मशरूत बयान में हमने क्या किए, जब दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन है, मुय्यन की ही खुसूसियत है कि उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन है तभी तो उसके भीतर एक दूसरे के क्या होंगे, उमूदी नासिफ होंगे, है ना। अगर कोई, उसी तरीके से अगर कोई मशरूत बयान दिया गया हो और इसके मुकद्दम और ताली के हिस्से की तब्दीली कर दी जाए, यानी हम यहाँ पे क्या करें, जिस तरह से अब यहाँ पर मुकद्दम जो था उसको ताली बना दिया और ताली वाले को मुकद्दम बना दिया, तो ऐसे बयानात जो होते हैं तो इस बयान को कहते हैं अक्स बयान। इस बयान को क्या कहा जाएगा, अक्स बयान। मतलब यहाँ पे जिस तरह से आपको सवाल में दिया गया कि अगर यहाँ पे जो है तो इसके वितर क्या होते हैं, वितर के एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तो इसको हम पहले ले लिए, हमने इसको क्या कर लिए, पहले ले लिए। किस तरह से पहले लिए, अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं तब वो ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन होता है। अब वो ज़ुरबतुल अज़ला क्या होता है, मुय्यन, यानी हमने उसका अक्स अक्स यहाँ पर बयान कर दिया। ताली वाले जुमले को पहले ले लिए और मुकद्दम वाले जुमले को बाद में ले लिए। इस तरीके से जो बयान बना उस बयान को हम कहते हैं अक्स बयान कहते हैं। यहाँ पे उसकी तरह क्या होगा, अगर कोई मशरूत बयान दिया गया हो, इसके मुकद्दम और ताली हिस्से को तब्दील कर दिया जाए, आपस में तब्दील कर दिया जाए, तो हासिल होने वाला नया बयान जो होगा असल बयान का अक्स कन्वर्स कहलाता है। असल बयान का अक्स कन्वर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। इस तरीके से कि हर बयान जो है, कोई भी मशरूत बयान सही हो तो जरूरी नहीं है कि इसका अक्स बयान भी सही हो। कोई भी मशरूत बयान अगर सही है इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका अक्स बयान ये सही होगा। उसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं। तो मिसाल अगर किस तरह से लेंगे, तो जब कोई मशरूत बयान हम लेते हैं, जब कोई ज़ुरबतुल अज़ला मुय्यन हो तो
इसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे बता दिया, जब कोई ज़रबतुल अज़ला मुय्यन है तो इसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अगर मैंने इसका जवाब इस तरीके से लिखा, जब किसी ज़रबतुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ हो तब वो ज़रबतुल अज़ला मुय्यन होता है। इस तरह से मैंने ऊपर आपको बता दिया, यहाँ पर है ना, यहाँ पे पहले बता दिया था। तो यहाँ पर लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि ये बयान दुरुस्त होना जरूरी है क्या, इसका अक्स बयान, जिस तरह से हमने बयान बोले थे कि जब किसी ज़रबतुल अज़ला के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ हो तब वो ज़रबतुल अज़ला मुय्यन होता है। मुय्यन हो सकता है कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुय्यन के अलावा भी दूसरा एक ऐसा ज़रबतुल अज़ला है जिसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, वो है मुरब्बा, है ना। इसका मतलब पहला जो बयान हमने बताए थे कि हर मशरूत बयान जो है उसका अक्स बयान सही होगा, ये जरूरी नहीं है। उसी तरीके से दूसरे अगर मिसाल अगर हम ले लें कि अगर कोई अदद मुफर्रद अदद हो तो वो अदद जुफ्त या ताक होता है। एक मशरूत बयान बना दिया। अगर कोई अदद मुफर्रद अदद हो तो, मुफर्रद अदद है तो वो अदद जुफ्त भी हो सकता है या ताक भी। याद रखिए हमारे पास एक अकेला ही अदद है, वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद 2, उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। लेकिन अगर इसका अक्स बयान में इसके मुताबिक अगर लिखता हूं तो अगर कोई अदद जुफ्त अदद या ताक अदद हो तो वो मुफर्रद अदद होता है, गलत हो जाता है। यानी ताक अदद है वो मुफर्रद अदद होगा। हर ताक अदद मुफर्रद अदद होता है क्या? नहीं होता। 9 ये ताक अदद है लेकिन मुफर्रद नहीं है, है ना। 2 4 ये जुफ्त अदद है लेकिन मुफर्रद अदद है क्या? नहीं है। उसी तरीके से हर बयान जो हर मशरूत बयान का अक्स ये सही होगा, ये जरूरी यहाँ पर नहीं है। अब इसी बिना पर मशक़ सेट हमारी 1.3 यहाँ पर दी गई है, उसी मशक़ सेट को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो पहला सवाल मशक़ सेट 1.3 का पहला सवाल हम ले लेते हैं। ज़ेल के बयानात अगर तब की सूरत में लिखिए। आपको बयानात दिए गए हैं और उन बयानों को हमें अगर और तब की सूरत में यहाँ पर लिखना है। चलिए पहला सवाल है, हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है? मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं अगर तब की सूरत में हम लिखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला यानी 4 जिलों वाली बंद शक्ल। मुतवाज़िल अज़ला क्या है? 4 जिलों वाली बंद शक्ल है। अब ये 4 जिलों वाली बंद शक्ल यानी ज़रबतुल अज़ला। 4 जिलों वाली बंद शक्ल को हम क्या कहते हैं? ज़रबतुल अज़ला। अब ज़रबतुल अज़ला अगर हम ले रहे हैं तो क्या है? अगर अब इसका बयान हम लिखेंगे तो अगर कोई ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो तो हमने क्या करें? बता दिए कि अगर कोई ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो तो तब इस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। यानी हमारा बयान बन गया, अगर कोई ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो तब इस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। ये हो गया अगर तब की सूरत में। हम यहाँ पे अक्स बयान नहीं बनाए, हमने अगर तब की सूरत में इस बयान को यहाँ पर बनाया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। मुस्ततील के वितर मुतमासिल होते हैं। मुस्ततील के वितर कैसे होते हैं? मुतमासिल। अब यहाँ पर मुस्ततील के वितर मुतमासिल है तो मुस्ततील भी ज़रबतुल अज़ला हुआ। हम लिख रहे हैं यहाँ पर अगर कोई ज़रबतुल अज़ला मुस्ततील है, अगर कोई ज़रबतुल अज़ला क्या है? मुस्ततील है हो तब इस ज़रबतुल अज़ला के वितर कैसे होते हैं? एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। आसान सा हो गया। अगर कोई ज़रबतुल अज़ला मुस्ततील हो तब इस ज़रबतुल अज़ला के वितर मुतमासिल होते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है, मसावी साक़ैन मुसल्लस में। देखिए जरा गौर से यहाँ पर थोड़ा तवज्जो देना है। मसावी साक़ैन मुसल्लस में रास और कायदे के वस्ती नुक्ते को, रास और कायदे के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला ख़िते क़द कायदे पर उमूद होता है। जरा हमें ये सवाल में थोड़ी पहले 2 सवाल आसान नजर आए, जो थोड़ा मुश्किल है नजर आता है। मसावी साक़ैन मुसल्लस यानी मुसल्लस है 3 जिलों वाली बंद शक्ल, है ना। तो हम यहाँ पे इसको शुरू वैसे ही करेंगे। अगर कोई मुसल्लस मसावी साक़ैन मुसल्लस हो तो हमने क्या करें? पहला हिस्सा ले लिया। अगर कोई मुसल्लस कैसा है? मसावी साक़ैन मुसल्लस है, यहाँ पे पहला हिस्से में जो लिए मसावी साक़ैन। अगर कोई मुसल्लस मसावी साक़ैन मुसल्लस हो तो इस मुसल्लस के, अब यहाँ से बदल दे रहे हैं हम इसको, इस मुसल्लस के रास, इस मुसल्लस के रास और कायदे के वस्ती नुकात को मिलाने वाला ख़िते क़द
जो है वो कायदे पर उम्मीद होता है। ज्यादा तब्दील नहीं किए हम थोड़ा सा ही कर लिए। अभी देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा है ना किस तरह से। यहाँ पे मसावी साकिन मुसल्लस दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे अगर कोई मुसल्लस इतना ही बढ़ा दिए, मसावी साकिन मुसल्लस हो तो इस मुसल्लस के आगे का जैसे वैसा लिखे यहाँ पे खाली इस, यहाँ पर खाली यहाँ पर मुसल्लस में की जगह क्या कर लिए, इस मुसल्लस के रास और कायदे के वसी नुकात को जोड़ने वाला कायदे पर उम्मीद होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पहला सवाल मशक़ सेट 1/3 का पहला सवाल यहाँ मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके पास दिया गया, ज़ेल के बयानात का अक्स बयान लिखिए। पहले हमने मशहूर बयानात को तब्दील किए, अब आपको जो बयानात दिए गए हैं उन बयानात को हमें क्या करना है, अक्स बयान में तब्दील करना है। पहला सवाल जो दिया गया, दो मुतवाज़ी खुतूत और इनका तखाता दिया जाए तो, दो मुतवाज़ी खुतूत दिए गए हैं, इनका तखाता दिया जाए, हासिल होने वाले मुतबादिला जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियत है यहाँ पर, यानी एक खत है, एक खत दूसरा खत और एक तखाता दे दिया गया, यहाँ पे बनने वाले ये जो है मुतबादिला जाविये हैं, ये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। अब इसे क्या करना है, हमें अक्स बयान में तब्दील करना है। तो अक्स बयान तब्दील करते वक्त हम क्या करेंगे, जो जवाबी जवाब बयान जो रहेगा उसे पहले लेंगे और जो शुरुआती बयान जो दिया जाएगा उसे बाद में लेंगे। ठीक है, यानी हमें मुतबादिला जाविये पहले बतानी है और बाद में बताना है मुतवाज़ी खुतूत के बारे में। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि अगर दो खुतूत और इनका तखाता दिया हुआ हो, ना दिया हो, यानी दो खुतूत हैं उनका खत तखाता दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ और बनने वाले मुतबादिला जाविये यानी मुतबादिला जाविये मुतमासिल हो, अब वो दोनों खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। देखिए हमने क्या करे, दिया हुआ ये आखिर में, जो पहले दिया हुआ था वो आखिर में आ गया और जो आखिर में दिया हुआ था वो कहाँ गया, पहले आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये अक्स बयान हमारा तैयार हो गया। दूसरा बयान लेते हैं, दो खुतूत और एक तखाता से खता करें, दो खुतूत एक तखाता से खता करें तो दाखिला जावियों की एक जोड़ी मुतम्मम हो तो वो खुतूत मुतवाज़ी होते हैं। यानी यहाँ पर दो खुतूत हैं, है ना, दो खुतूत हैं, एक तखाता खता करता है और ये दाखिल जाविये अंदर बनने वाले दोनों जाविये की जोड़ी मुतम्मम हो, यानी कितने दर्जे की, ये 180 दर्जे की अगर है, तब ये दोनों खुतूत जो हमारे पास है, ये कद और ये दूसरा खुतूत, ये दोनों खुतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, हमें बताना है। तो अक्स बयान किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका अक्स बयान हम इस तरह से लिखेंगे कि दो मुतवाज़ी खुतूत को तखाता खता करता हो, यानी दो मुतवाज़ी खुतूत है और इसे तखाता खता करता है तो बनने वाला दाखिली जावियों की जोड़ी मुतम्मम होगी। बनने वाले दाखिली जावियों की जोड़ी कैसी होगी, मुतम्मम होगी। यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से इसको हल किया। दो मुतवाज़ी खुतूत जो आखिर में दिया गया था उसको हमने पहले ले लिए और बाद में जो पहले दिया गया था उन्हें आखिर में लेने की कोशिश करें। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल जो है यहाँ पर, मुस्ततील के वितर मुतमासिल होते हैं। मुस्ततील के वितर क्या होते हैं, मुतमासिल, यानी इसको हम अक्स बयान में लिखेंगे। तो हमें इसके पहले हमने हल लिखे, पहले 2-3 सवालों के अंदर जो देखे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला के वितर मुतमासिल हो, अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला है जिसके वितर मुतमासिल होते हैं तो वो ज़ुरबतुल अज़ला कौन सा होगा, मुस्ततील होगा। इस तरीके से हमारा ये बयान यहाँ पर मुकम्मल हुआ और मशक़ सेट 1/3 भी यहाँ पर मुकम्मल हुई और हमारा ये सबक यहाँ मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जमाते नहम का ही अलजबरा का दूसरा सबक शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज वीडियो खत्म हुआ, खुदा हाफ़िज़।